तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन है छोटी बड़ी समस्या तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स में जो पिछला वीडियो में जो देखे हुए थे उससे आगे कवर करने वाले हैं और बवाल मचाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछला वीडियो में हम लोग ये इकोनॉमिक्स का 5वां नंबर का वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे ढंग से आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़े हुए थे। आर्थिक नियोजन क्या होता है, नियोजन क्यों जरूरी है और ये देश के विकास के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये सभी चीज़ों को अच्छे से समझे हुए थे। और उसी समय से हम फिर देखे हुए थे कि आर्थिक नियोजन को बनाता कौन है, यानी जो आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग करेगा, ठीक है ना, वो करेगा कौन, ठीक है ना। तो उसके लिए जब भारत देश आज़ाद हुआ उसी समय क्या किया गया, एक योजना आयोग बनाया गया जिसका काम क्या था, 5 साल के लिए आर्थिक नियोजन तैयार करना। बात समझे कि नहीं, यानी कैसे देश में अर्थव्यवस्था का विकास किया जाएगा, कैसे कृषि का विकास होगा, उद्योग का विकास होगा, कैसे रोजगार का अवसर उत्पादन किया जाएगा, ठीक है ना, कैसे गरीबी ख़त्म किया जाएगा, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों के निदान के लिए क्या किया गया, योजना आयोग बनाया गया। और इसमें जितने भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े विद्वान जो थे ना, उनको इसका सदस्य बनाया गया और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया। इसका काम ही यही था कि कैसे भारत में जो है भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित किया जाए, इसी के लिए योजना तैयार करना। बात समझ आया कि नहीं आया? तो योजना आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है आपको समझना है। इसका जो स्थापना हुआ था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। इतना तो क्लियर हो गया। अब समझिएगा, यह आयोग आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक योजनाओं को बनाता है, ये आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक योजना तैयार करता है, ठीक है ना। अगला कर रहा है क्या, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी के लिए लाया गया था, जबकि 12वीं एवं अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के लिए लाया गया था। यानी भारत में कुल मात्र जो है ना, आप देखेंगे कि 12 पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। पहली जो 1951 से 56 और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना आया था 12 से लेकर के 1951 से 56 पहली, 2012 से 2017 तक आया था जो अंतिम था 12वां पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि अंतिम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, यानी समय क्या था, 2012 से 2017 ईस्वी। आप देखेंगे कि 2015 में मोदी जी क्या करते हैं, 1 जनवरी 2015 को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, योजना आयोग को ख़त्म करके, रद्द करके, ठीक है ना, नीति आयोग का स्थापना किया जाता है। इसीलिए ये जो योजना है, क्योंकि 2012 में तो पंचवर्षीय योजना तैयार किया जा चुका था, ठीक है ना, और 2015 में इसका नाम बदल दिया गया। तो पंचवर्षीय योजना को बीच में रोका नहीं ना जा सकता है, इसीलिए 2017 तक इस योजना को बरकरार रखा गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए अगला कर रहा है क्या, इसका अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है। इसलिए क्वेश्चन पूछता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, अभी जो नीति आयोग बना है योजना आयोग की जगह पर, उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है ना। तथा प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। जाहिर सी बात है कि प्रथम प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए 1950 ईस्वी में तो हुआ था इसका स्थापना, इसीलिए इसका अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम अध्यक्ष योजना आयोग के, तब कौन हो जाएंगे, आपका जवाहरलाल नेहरू। 2014 में योजना आयोग का भंग कर दिया गया एवं 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया। इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 2014 में भंग किया गया, क्योंकि उसी समय मोदी जी बने। जैसे ही मोदी जी बने बोले कि योजना आयोग ये सब नहीं रहेगा, क्योंकि इससे क्या हो जा रहा है कि उचित ढंग से और ग्रासरूट लेवल पे जो क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास का जो एक तरह से प्लानिंग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और इसमें कुछ फॉल्ट है, ठीक है ना, इसमें कुछ फॉल्ट है, इसीलिए योजना आयोग को क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आगे समझिएगा, नीति आयोग का पूर्ण रूप जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। यानी नीति आयोग, यानी नीति का फुल फॉर्म एन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ देखिएगा इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखिए कह रहा है क्या, वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होंगे, नरेंद्र मोदी होते हैं। क्लियर हुआ? अब आइए क्वेश्चन आता है क्या, क्वेश्चन आएगा कि भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी भारत में जो आर्थिक नियोजन तैयार किया जाएगा, आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग किया जाएगा, ठीक है ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब समझिएगा, करें विकास के मार्ग को प्रशस्त करना, यानी विकास के मार्ग को प्रशस्त किया जाएगा, कैसे जो है देश में विकास किया जाए, डेवलप किया जाए, ठीक है ना। दूसरा, कृषि एवं उद्योग को आधुनिकीकरण करना, यानी कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण किया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय का स्थापना करना, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का क्या किया जाएगा, स्थापना किया जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ सकता है, एग्जाम के क्वेश्चन में कि आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो आप यही सब पॉइंट लिख देंगे।
देखिए, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, जीवन स्तर में वृद्धि करना, गरीबी को समाप्त करना इत्यादि, ठीक है ना। ये सभी क्या है, आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट, इतना अच्छा, इतना बेहतरीन जो नोट्स है भाई साहब, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो आप क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहीं पे टोटल नोट्स हम डाल दिया करेंगे और एक आप बेहतर नोट्स बना के आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम अगला बात पढ़ते हैं, विकास, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या था। देखिए योजना आयोग तो बना लिया गया, योजना आयोग में केवल क्या होते थे, प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होते थे और इसमें अधिकारी वगैरह होते थे जो तैयार करते थे पूरे देश में कैसे विकास किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए, अलग अलग देश की अलग अलग समस्याएं होती थी, ठीक है ना, और अलग अलग उनकी ज़रूरतें होती थी। इसलिए योजना आयोग जो तैयार करता था ना, जो भी अपना यह प्लानिंग करता था, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो किसी राज्य के लिए ज़रूरत होती थी या फिर किसी राज्य की ज़रूरत नहीं भी होता था, ठीक है ना। किसी राज्य के कोई अदर चीज़, कोई अलग चीज़ ज़रूरत होता था, कोई अलग समस्या था और इसमें कुछ अलग ही आ गया था बात, ठीक है ना, प्लानिंग बना लिया जाता था। इसलिए कुछ समस्या जब आने लगा ना, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का 1952 में 6 अगस्त 1952 को क्या किया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। इसमें जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं ना, इसके सभी को क्या किया गया, उन सभी मुख्यमंत्री को क्या किया गया, इसका सदस्य बनाया गया। कारण क्या है कि जो राज्य का जो भी मुख्यमंत्री होगा, कम से कम अपने राज्य की समस्या को तो उठा करके ला सकता है, ठीक है ना। और जो भी यहाँ पर योजना तैयार किया जाएगा, ठीक है ना, उसको देखेगा, समझेगा, उसमें देखेगा कि उसका योजना है या नहीं है, उसकी जो समस्या है इसमें समाधान दिया गया है कि नहीं दिया गया। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और उसके समस्या को देखा जाएगा, निदान करने का प्रयास किया जाएगा। इसी उद्देश्य से क्या किया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, ठीक है ना, ताकि प्रत्येक राज्य की जो वास्तविक समस्या है उसको क्या किया जाए, हल किया जाए, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार एवं योजना आयोग के बीच योजनाओं को चर्चा करने अर्थात तालमेल बनाने के लिए किया गया था। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मतलब खाली योजना आयोग था तो अपने मर्जी से जो मन करता था बनाता था, जो योजना मन करता था तैयार करता था। लेकिन अलग अलग राज्यों की समस्याएं अलग होती थी, इसलिए सभी राज्यों का समस्या का समाधान संभव नहीं हो पाता था। बहुत बार ऐसा होता था कि किसी राज्य को कोई दूसरा समस्या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें शामिल ही नहीं है, तो इससे समस्याएँ उत्पन्न हो जाती थी। इसीलिए हम राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। करेगा, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसका भी अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होती है, तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। लेकिन सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे क्योंकि वो अपने राज्य की समस्या को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर करा के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी इसके सदस्य होंगे। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए गृह मंत्री, विदेश मंत्री, आप देखिएगा वित्त मंत्री, उसके बाद सुरक्षा मंत्री, ठीक है ना, रक्षा मंत्री जिसको कहते हैं। तो ये सभी वित्त जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं और ये भी जो है कहाँ के, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होंगे। अगला बात कर रहा है क्या, पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है। यानी जो भी पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है उसका काम किसका था, वो जो काम था पंचवर्षीय योजना तैयार करने का योजना आयोग का है। लेकिन उसको क्या करना है, उसको पढ़ना, देखना और उसका अनुमोदन करना, यानी उसको साइन करके पास करना किसका काम होता था, राष्ट्रीय विकास परिषद का। मान लीजिए वो योजना तो तैयार कर दिया, लेकिन अब वो उस योजना को क्या होगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद में लाया जाएगा, उस पर चर्चा होगा और सभी सदस्य उसको पास करेंगे, पास हो जाएगा, उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब आइए बात समझिए, सतत विकास को समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा। करेगा सतत विकास क्या होता है। देखिए सतत विकास का तात्पर्य एक ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए वर्तमान के समय में, वर्तमान के साथ भविष्य के भावी पीढ़ियों के लिए लाभदायक हो, सतत विकास कहलाता है। देखिए सिंपल बात है, सतत विकास का मतलब एक ऐसा कार्य किया जाए, एक ऐसा डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है ना, जिससे हमारा पर्यावरण का ज़्यादा क्षति नहीं हो तथा वो जो है जो भी डेवलप किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, उसका लाभ हमारे साथ साथ हमारे आने वाले जो पीढ़ी के लोग हैं, हमारे बाल बच्चे, हमारे पोता पोती, ठीक है ना, वो भी उसका लाभ उठा सके। ऐसा हम काम नहीं करें जिससे हमारे पर्यावरण का भी क्षति हो और उसका जो है लाभ केवल
हम ही लोगों को मिल पाए, ठीक है ना। आने वाले समय में लोगों को नहीं मिल पाए। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे पुल बनाते हैं और पुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको क्या करना पड़ रहा है, ब्रिज बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ना आपको पेड़ काटना पड़ रहा है, वहाँ का नदी को सुखाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये पर्यावरण को क्षति किया जा रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, मान लीजिए पुल तैयार हो जाए 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में पुल टूट जाए, तो फिर इसका फ़ायदा हो पाएगा ज़्यादा लोगों को? नहीं हो पाएगा। संसाधन का बर्बादी के साथ साथ पर्यावरण के भी बर्बादी होगा और उसके साथ साथ उसका लाभ जो है हमारे आने वाले पीढ़ी भी नहीं ले पा रहे हैं। फिर से वो आएंगे, उतना बर्बाद करेंगे, उतना समय बर्बाद करेंगे, संसाधन बर्बाद करेंगे और उस चीज़ को बनाएंगे, तो इससे देश का विकास नहीं हो सकता है। सिंपल बात है। मान लीजिए कि आप ही घर के मालिक हैं, ठीक है ना। आप घर बना रहे हैं, ठीक है ना। आप अपने लिए घर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जो घर बना रहे हैं, आप ऐसे थोड़े घर बनाएंगे कि चलिए हम जब तक जीवित है तब तक घर ये रहेगा, या फिर जैसे ही मरेंगे ये घर क्या होगा, टूट फूट जाएगा, फिर बाद में बाल बच्चा नहीं रहेगा। नहीं, मान लीजिए कि घर हम बना रहे हैं तो उसमें पैसा खर्चा कर रहे हैं, सब कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो एक अच्छा घर बनाए कि हमारे साथ साथ हमारे आने वाले बाल बच्चे, हमारे जो पोता पोती होंगे वो भी उसमें रह करके, बात समझे कि नहीं, समय काट सके, ठीक है ना। और उनके समय में जो पैसा बचेगा, जो समय बचेगा, वो और ज़्यादा आगे विकास कर सकेंगे अपने आप को। लेकिन मान लीजिए आप ही घर बनाइए और घर 20 साल में टूट जाए, आपके नहीं रहने के बाद घर भी समाप्त हो जाए, तो फिर आपके बाल बच्चे भी आएंगे तो वही घर को बनाने में हालत ख़राब हो जाएगा उनको, ठीक है ना। और इसी तरह करते रह जाएंगे, घर बनाएंगे रहेंगे तो फिर आगे विकास नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बात समझिएगा। करें क्या, 1987 ईस्वी में, 1987, खूब गौर से समझिएगा, 1987 ईस्वी में ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा पहली बार सतत विकास का बात कही गया था। यानी 1987 ईस्वी में ब्रुंटलैंड आयोग एक रिपोर्ट तैयार किया गया था जिसमें पूरे विश्व के जितने भी प्रतिनिधि थे शामिल हुए थे, ताकि विश्व में जो एक तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, संसाधन का कमी होते जा रहा है, इसको कैसे सुधारा जाए, इस चीज़ को कैसे जो है इस चीज़ से कैसे निजात पाया जाए, कैसे इस समस्या से छुटकारा पाया जाए, इसके लिए ब्रुंटलैंड आयोग जारी किया गया, मतलब रिपोर्ट जारी किया गया था। उसी में पहली बार सतत विकास बताया गया था कि संसाधन का उपयोग हम सही ढंग से करें ताकि उसका उपयोग हमारे साथ साथ जो है आने वाले जो पीढ़ी है उसका भी उपयोग कर सके। नहीं तो फिर इस तरह संसाधन बर्बाद होते चला जाएगा, देश का विकास संभव ऐसे नहीं हो पाएगा। सतत विकास को पोषणीय विकास भी कहा जाता है, इसका अदर नाम भी होगा। सतत विकास को क्या कहते हैं हम लोग? पोषणीय विकास कहते हैं। एक और पॉइंट है जो हम उसको समझते हैं और उसके बाद हम मौद्रिक विकास को पढ़ेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। करें क्या, 1987 में ब्रुंटलैंड रिपोर्ट को हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर नामक पुस्तक के रूप में छापा गया था। यानी जो रिपोर्ट छापा गया था ब्रुंटलैंड रिपोर्ट 1987 में, उसका एक किताब भी लिखा गया, ठीक है ना, जिसको कहा गया हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है ना। यानी आने वाला जो समय है हम सभी लोगों के लिए जो है, बात समझे कि नहीं, एक तरह से कष्टकारी होगा, मतलब चिंताजनक होगा, तो इसलिए हम सभी लोग मिल करके उससे लड़े, इस चीज़ों से छुटकारा पाए, ठीक है ना। तो उस पुस्तक को हम लोग क्या बोले थे? हमारा साझा भविष्य। तो क्वेश्चन पूछेगा ब्रुंटलैंड रिपोर्ट आयोग को किस किताब के नाम से छापा गया था, शीर्षक के नाम से? तो हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर के नाम से छापा। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम मौद्रिक विकास को देखेंगे, उसमें देखेंगे कैसे कैसे मुद्रा का विकास हुआ, धीरे धीरे कैसे चेक आया, एटीएम आया, क्रेडिट कार्ड आया, वर्तमान समय में आज ऑनलाइन जो पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट आ गया, ठीक है ना। और इससे क्या लाभ हुआ, कैसे हमारा देश के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट लगा हो तो लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। अगर भाई साहब अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास भाई साहब जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।